पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बल। बच्चों, धरातल पर पवनों की दिशा और उनके वेग को 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं: दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियालिस बल। पहला है दाब प्रवणता बल। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु दाब में भिन्नता के कारण ही पवनों का प्रवाह होता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती हैं। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब में अंतर एक बल उत्पन्न करता है जिसे दाब प्रवणता बल कहा जाता है। इसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। ये प्रवणता समानांतर होती है। जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत जब समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। बच्चों, इस चित्र में दाहिनी ओर निम्न वायुदाब केंद्र की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर 1012 मिलीबार की समदाब रेखा है, जबकि इसके बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है और 1021 मिलीबार की समदाब रेखा है। स्पष्ट है कि हवाएं उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो दाब प्रवणता बल यानी कि बैरोमीट्रिक ढाल अधिक होता है और पवनों की गति तीव्र होती है। लेकिन जब ये समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो बैरोमीट्रिक ढाल कम होता है और हवाओं की गति धीमी होती है। दाब प्रवणता अधिक से कम होते हुए दाब की ओर होती है और ये दिशा समदाब रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाती है। इस प्रकार प्रवणता के कारण ही पवनों का संचार होता है। बच्चों, दूसरा है घर्षण बल। वायु की दिशा पर घर्षण का भी प्रभाव होता है। ये हवा की दिशा के विपरीत काम करता है। इसकी दिशा और वेग को प्रभावित करता है। असमान धरातल जैसे पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में घर्षण का प्रभाव अधिक होता है और ये प्रभाव सामान्यतः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये प्रभाव कम होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक होने के कारण घर्षण बल अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र अधिक होने के कारण ये न्यूनतम होता है। इसके बाद तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कोरियालिस बल। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। यदि पृथ्वी में घूर्णन गति नहीं होती तो पवनें समदाब रेखा के समकोण पर चलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर बहने वाली हवाओं की दिशा वायुदाब के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन से भी प्रभावित होती है। 1944 में फ्रांसीसी विद्वान जीजी कोरियालिस ने इस बल की पहचान की, इसलिए इसे कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे इस चित्र से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो रही हैं। हम मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा के पास में उच्च वायुदाब की केंद्र स्थिति है और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं निम्न वायुदाब केंद्र है। उच्च वायुदाब से हवाएं ध्रुवों की ओर निम्न वायुदाब केंद्र की ओर जा रही हैं। अगर घूर्णन बल नहीं होता तो ये हवाएं समकोण पर सीधे ध्रुवों तक पहुंच जाती, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा का अर्थ होता है कि जहां से पवनें उत्पन्न होती हैं तो ये अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जा रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे एक दूसरे चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस चित्र में पृथ्वी की वास्तविक वायुदाब पेटियों की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवाएं चल रही हैं। इस ओर आने में हवाएं समकोण पर नहीं चलती हैं, जबकि ये मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से आने वाली हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलते समय अपने मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कोरियालिस बल दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है और दाब प्रवणता बल
समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा भी उतनी ही विक्षेपित होगी। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर यह सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण हवाएं समदाब रेखा के समकोण पर चलती हैं, जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र और गहन नहीं होने पाता। हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र तक आसानी से पहुंच जाती हैं, इसलिए उष्णकटिबंध पर चक्रवात नहीं बनते हैं। बच्चों, अब हम पवनों के एक और प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसे भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। धरातल की सतह से ऊंचाई पर घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि घर्षण बल धरातल के समीप लगता है। इसलिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में पवनों की गति और दिशा दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और उन पर घर्षण का प्रभाव ना हो, यानी कि वो धरातल से ऊंचाई पर हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। इन्हें ही भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। बच्चों, समताप रेखाएं 2 प्रकार की पवन प्रणालियां बनाती हैं। चक्रवाती परिसंचरण, जिसमें निम्न दाब केंद्र में होता है और चारों तरफ से केंद्र की ओर हवाएं बहती हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण में उच्च वायुदाब केंद्र में होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। कोरियालिस बल के कारण चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भिन्न भिन्न होती है। आइए इसे इस तालिका के माध्यम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, यानी कि निम्न दाब की ओर जब उच्च वायुदाब केंद्र से हवाएं चलती हैं तो इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है। जबकि प्रतिचक्रवात में, जिसमें कि उच्च वायुदाब केंद्र बीच में होता है और बाहर की ओर वायुदाब कम होता जाता है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बच्चों, इसी प्रकार धरातल पर बहने वाली हवाएं मिलती हैं, ऊपर उठती हैं और विपरीत दिशाओं में अलग होकर के ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का निर्माण करती हैं। भूमध्य रेखा की ओर आने वाली हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं और यहाँ से ऊपर उठ करके ऊपरी वायु परिसंचरण का निर्माण करती हैं, मध्य अक्षांशों पर उतरती हैं और फिर से ये निम्न वायुदाब केंद्र की ओर, यानी कि विषुवत रेखा की ओर आती हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है।